गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण, उसके चरण आदि के बारे में बताया था। अनुसंधान या सर्वेक्षण में सामग्री या तथ्यों का संकलन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक शोध विषय संबंधित तथ्यों को निश्चित परिविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक शोध के आधार पर या अनुसंधान के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और न ही किसी प्रकार के नियम का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। तथ्य संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता अवलोकन कैसे करना है, ये उसे ज्ञान होना आवश्यक है। तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाता को विभिन्न प्रविधियों की सहायता से जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करनी होती हैं, और तथ्यों के अंतर्गत उसे ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो तथ्य अध्ययन के लिए उपयोगी हो उनको ही वो एकत्रित करे। बिना तथ्यों के हम जो कोई अनुसंधान है, जैसे मान लीजिए हम कोई मकान बनाते हैं, हम ईंट, चूना या बजरी, लकड़ी, लोहे के बिना भवन का निर्माण नहीं हो सकता, तो तथ्यों के बिना अनुसंधान नहीं हो सकता। तथ्य एक वो माध्यम है जिसके द्वारा, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, तो उसमें तथ्य संकलन एक लक्ष्य होता है और उन तथ्यों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाए। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्यकारण संबंधों का जाना जा सकता है, कारण प्रभाव या संबंधों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारण प्रभाव को जानने का जो प्रयत्न है वो भी तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः कोई भी विज्ञान की प्रगति, किसी भी विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। तथ्य का तात्पर्य वो सभी सूचनाएं या सामग्री व आंकड़े हैं जो क्षेत्रीय कार्य होता है, जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटना क्षेत्र में जाता है, या द्वितीयक स्रोत यानी कि कोई सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से वो प्राप्त करता है। अनुसंधान के लिए ये एक महत्वपूर्ण आधार है। अनुसंधानकर्ता इस बात का ध्यान रखता है कि सामग्री कितने प्रकार की हो सकती है, और सामग्री के जो प्रकार है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रकृति के आधार पर और मौलिकता के आधार पर। जो प्रकृति के आधार पर है कि मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, दो तरह की प्रकृति है, एक गुणात्मक सामग्री और दूसरी गणनात्मक। गुणात्मक सामग्री जो गुण को से संबंधित होती है, किसी भी पक्ष की जो विशेषताएं को इंगित करती है, उसे हम गुणात्मक सामग्री कहते हैं। और गणनात्मक सामग्री जो गणना के योग्य हो, संख्यात्मक होती है, 1, 2, 4, 6, तो वो गणनात्मक सामग्री कहलाती है। तो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की सामग्री हुई, एक गुणात्मक और एक गणनात्मक। उसी तरह मौलिकता के आधार पर दो तरह की सामग्री है, एक प्राथमिक सामग्री और दूसरी द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री को जो अध्ययन करता है पहली बार स्वयं या अपने सहायकों के द्वारा क्षेत्र में जाकर के इकट्ठा करता है, और द्वितीयक सामग्री में वे सभी सामग्री आ जाती हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता या किसी संस्थान या किसी संगठन के द्वारा किया जाता है।
अन्य अध्ययनकर्ताओं द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए वो तथ्य द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। इसके बाद है सामग्री के स्रोत। सूचनाओं के दोनों स्वरूपों अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री पर ही उनके संकलन के स्रोत यानी कि किस तरह से उन्हें प्राप्त किया जाता है। सामग्री दो तरह की बताई, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जैसी सामग्री है उस सामग्री के आधार पर ही उनके जो स्रोत हैं या साधन हैं वो निर्भर करते हैं कि उन्हीं से हम सामग्री को प्राप्त करते हैं। श्रीमती यंग और बैगले का कहना है कि सामान्यतः इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत और दूसरे द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत। प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत जो प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जा कर के या उसके जो साथी हैं या उसका जो समूह है अध्ययन क्षेत्र में जा कर के सामग्री को एकत्रित करता है। द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत जो कि द्वितीयक सामग्री को एकत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। लुंडबर्ग ने भी स्रोतों के विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय स्रोत होते हैं जिसमें क्षेत्र में जाकर सूचना से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, व्यक्तियों के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। और दूसरे हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत जिसमें प्रलेख या शिलालेख या खुदाई के द्वारा कोई भी वस्तुएं हैं और उनको अध्ययनकर्ता प्राप्त करता है, वो ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। यानी कि इतिहास में जहाँ सूचनाएं संरक्षित होती हैं, सुरक्षित होती हैं, उन आंकड़ों को वो इकट्ठा करता है, तो वो ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। अब बात हम करते हैं प्राथमिक सामग्री की। तो इस तरह से प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री, इसी तरह से उनको इकट्ठा करने के जो साधन हैं वो भी जो क्षेत्रीय स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत या प्राथमिक या क्षेत्रीय स्रोत या द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत बताए गए हैं। प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत वे सभी सूचनाएं होती हैं जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं या अपने सहायकों के द्वारा से इकट्ठा करता है, उसे हम प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक सामग्री कहते हैं। ये तथ्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि उसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटना क्षेत्र में जाता है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची या के द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है। इसे प्राथमिक इसलिए कहा जाता है कि अनुसंधानकर्ता पहली बार सामग्री के मूल स्रोतों से इसे प्राप्त करता है, इस सामग्री को प्राप्त करता है, और इसे हम क्षेत्रीय सामग्री भी कहते हैं। क्षेत्रीय सामग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जा कर के तथ्यों को एकत्रित करता है और इसमें सूचनाओं को इकट्ठा करने का दायित्व जो है स्वयं शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता का होता है। श्रीमती यंग के अनुसार प्राथमिक सामग्री प्रथम स्तर पर एकत्रित की जाती है और इसके संकलन और प्रकाशन का दायित्व वो स्वयं का, उसका अनुसंधानकर्ता का होता है। प्राथमिक सामग्री की विशेषताएं अगर हम देखें तो उसमें कि जो ये सूचनाएं हैं अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता के लिए सर्वेक्षण कार्य में नवीनता प्रदान करती हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के बारीक से बारीक घटनाओं को देखता है और एक नवीन अनुभव प्राप्त करता है। उसके अलावा इसके संग्रहण में सर्वेक्षणकर्ता की अपनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, क्योंकि जो वो देखता है वही वो रिपोर्ट करता है या उनका अवलोकन करता है, आलेखन करता है। सर्वेक्षणकर्ता सामग्री एकत्रित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाता है,
सूचनाएं इसमें प्राथमिक प्रकृति की होती हैं, क्योंकि इन सूचनाओं को क्षेत्र में जाकर के अध्ययनकर्ता के द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये तथ्य नवीन होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इन तथ्यों पर अधिक विश्वसनीय होने का कारण है कि शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपने प्राकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता और अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके तथ्यों को संकलित करता है। यह समस्त सामग्री समूह की इकाइयों व्यवहार में वास्तविकता दर्शाती है, इसमें मौलिकता होती है। और जब कोई सामग्री या सूचना एक बार किसी रिपोर्ट में प्रकाशित हो जाती है तो वो प्राथमिक नहीं रहती, यानी कि अगर उसे कोई अन्य अध्ययनकर्ता उपयोग में लाता है तो उसके लिए वो द्वितीयक सामग्री कहलाएगी। प्राथमिक सामग्री ही सामान्यतः संपूर्ण सर्वेक्षण का आधारशिला मानी जाती है और इन सूचनाओं के माध्यम से सर्वेक्षण की आगामी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। इसमें जो अनेक फालतू या अनावश्यक तथ्य हैं उनको निकाला भी जा सकता है या जाता है। सामग्री में वास्तविकता यथार्थता अधिक होती है और उसका कारण है क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में रहता है और सूचनाओं को इकट्ठा करता है, तो इसमें अविश्वसनीयता की बात नहीं रहती। और उसके अलावा स्वयं की उसकी देखरेख में जो कार्य है वो संपूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। ये तो बात थी प्राथमिक सामग्री की। अब प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं वो प्राथमिक स्रोत कहे जाते हैं, कि जिसमें अनुसंधानकर्ता तथ्यों को इकट्ठा करता है और वे तथ्य मौलिक होते हैं जिनको वो संकलित करता है। और श्रीमती यंग लिखते हैं, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं और प्रथम बार वो सूचनाओं को एकत्रित करता है और इन सूचनाओं का संकलन अध्ययनकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उनका निरीक्षण करता है, संकलन करता है और सामग्री को उपयोगी जो सामग्री होती है उसको प्राप्त करता है। पीएच मान के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं और ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं, यानी कि जिन्होंने इसे इकट्ठा किया है वो उसके मौलिक स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने स्वयं क्षेत्र में जा कर के तथ्यों को एकत्रित किया है या स्वयं वो अध्ययन करता है। प्राथमिक जो स्रोत है इसमें अध्ययनकर्ता इकाइयों से संपर्क करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और वहाँ इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत इसलिए क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं पहली बार उन तथ्यों को एकत्रित करता है। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई व्यक्ति से वह सीधा संपर्क करता है और तथ्यों को इकट्ठा करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय को ध्यान में रख करके इसे पहली बार एकत्रित किया जाता है और इस सामग्री को संकलन करने का जो दायित्व है वो भी स्वयं अध्ययनकर्ता का होता है, उत्तरदायी उस अनुसंधानकर्ता होता है। इस सामग्री के संकलन में शोधकर्ता का स्वयं का लगाव होता है और इस लगाव के फलस्वरूप अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने और निष्पक्ष रह करके तथ्यों का संकलन करता है वो। तो इस तरह से प्राथमिक स्रोत वो होता है जिसे अध्ययनकर्ता अपनी सामग्री को एकत्रित करने के लिए अपनाता है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार और
प्रश्नावली, अनुसूची आदि आते हैं और इसमें दो भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब है जिसमें अनुसंधान कर्ता और उत्तरदाता आमने सामने जुड़े होते हैं, जिसमें अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रविधियाँ के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत में जो शोध करता है और अध्ययन इकाइयों से उसका सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री को एकत्रित करता है। अप्रत्यक्ष स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो, टेलीविज़न, अपील, टेलीफोन, साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि दोनों विधियाँ जो हैं वो हैं, तो कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष सामग्री को प्राप्त करने का तरीका, लेकिन एक में सीधा संपर्क अनुसंधानकर्ता का व्यक्ति से होता है, व्यक्ति से मतलब है जो अध्ययन की इकाइयाँ हैं, और एक से संपर्क डायरेक्ट नहीं होता, उसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में जो है वो दो जो चीज़ें हैं वो आते हैं, व्यक्तिगत अवलोकन और मौखिक छानबीन। व्यक्तिगत अवलोकन में जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाता है और तथ्यों को देखता है, दशाओं को, उनके रीति रिवाजों को, व्यवहार को निष्पक्ष रूप से वो देखता है और तटस्थ होकर के उनका अध्ययन या अवलोकन करता है। इस आधार पर वो तथ्यों को एकत्रित करता है। लेकिन व्यक्तिगत अवलोकन के भी 3 प्रकार हैं, एक सहभागी अवलोकन है, एक असहभागी अवलोकन है और तीसरा अर्ध सहभागी अवलोकन है। जो सहभागी अवलोकन है कि जिसमें वो एक नाटक के रूप में, नाटककर्ता के रूप में समूह में जो है उनका सदस्य बन जाता है, यानी कि उनको ये नहीं पता लगता कि वो अवलोकन करता है या कोई उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो उनका एक सदस्य बन कर के सूचनाओं को प्राप्त करता है। असहभागी में वो पूरी तरह से उनकी क्रियाओं से बाहर रह कर के केवल अवलोकन करता है, और अर्धसहभागी अवलोकन में कुछ क्रियाओं में भाग लेता है और कुछ क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। तो इस तरह से तीनों तरह की जो माध्यम हैं अवलोकन के, उनसे वो अपना तथ्यों को एकत्रित करता है। उसके अलावा मौखिक छानबीन, तो मौखिक छानबीन में जैसे साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, इसमें अध्ययन विषय से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से सीधा संपर्क स्थापित करता है और उसमें आपस में बातचीत करके वो सूचनाओं को एकत्रित करता है। सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इस विधि को हम साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो इंटरव्यू गाइड का भी प्रयोग कर सकता है और वो चाहे तो वो मुक्त वार्तालाप भी कर सकता है। घटना और विषय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके माध्यम से वो विश्वसनीय जो सूचनाएं हैं उसे प्राप्त करता है। निर्भर योग्य जो सूचनाएं लोग दे सकते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी लोग उससे जुड़े होते हैं, अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता जाता है और उत्तरदाता उसके उत्तर देता है। उसके अलावा अनुसूची भी एक इसका माध्यम है जिससे हम सामान्य साक्षात्कार के माध्यम से तो क्या होता है, विशिष्ट आंकड़े प्राप्त करते हैं, गहन सूचनाएं भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमें केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम अनुसूची के माध्यम से कर सकते हैं। अनुसूची एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रश्नों की एक सूची होती है और इसमें सामान्य प्रश्न होते हैं, इसमें भी लिखित रूप में प्रश्न होते हैं और जो अनुसंधान करता है वो प्रश्न पूछता जाता है और उत्तरदाता उसके उत्तर देता जाता है। इस विधि का प्रयोग भी हम प्रत्यक्ष सामग्री को प्राप्त करने के लिए करते हैं। उसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने नहीं होते, वो केवल
सूचनाएं तो प्राथमिक होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से, उसमें जैसे दूरभाष के माध्यम से या अन्य पद्धतियां हैं कि रेडियो के माध्यम से या कोई जो अपील के माध्यम से या जो प्रश्नावली, प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन वो सूची में प्रश्नावली अनुसूची में तो हमने उत्तरदाता स्वयं जाता है और प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करता है, लेकिन प्रश्नावली में प्रश्नावली चाहे लोकल स्तर पर भरवाई जाए या दूर दराज के इलाकों से भरवाई जाए, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं सूचनाएं भरता है। इसके लिए पढ़े लिखे उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत होने के बावजूद भी प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त, जो प्राथमिक स्तर की सूचनाएं हैं वो प्राप्त की जा सकती हैं। उसके अलावा टेलीफोन के माध्यम से या प्रतिनिधि प्रविधि के माध्यम से, रेडियो या टीवी के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सामग्री को प्राप्त करने के दोनों तरह के स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत भी हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं। इसके बाद में प्राथमिक स्रोतों के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।